मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी थोड़े से अजनबी पार्ट 2। इस कहानी के पहले हिस्से में आपने सुना श्रेया और अमृत की एक दूसरे से शादी हुई है। दोनों की ये दूसरी शादी है। हालांकि श्रेया अभी अपने पहले रिश्ते की यादों से पूरी तरह आजाद नहीं हो पाई है। अमृत उससे अपने बेटे शोभित से मिलाने देहरादून ले जा रहा है। क्या होगा जब शोभित की मुलाकात अपनी नई मां से होगी? जानने के लिए सुनिए कहानी का दूसरा हिस्सा थोड़े से अजनबी पार्ट 2। ट्रेन हरिद्वार के आसपास थी। खिड़की से गंगा के घाट दिखने लगे थे जहां कुछ लोग स्नान करते हुए दिख रहे थे। पीछे नारंगी आसमान में सूरज की किरणें आहिस्ता आहिस्ता सिमट रही थीं। ट्रेन की तकरीबन सभी सीटों पर बैठे मुसाफिर ऊँघने लगे थे। अमृत की आंखें भी बंद थीं, लेकिन श्रेया के मन में बेचैनी थी। जैसे जैसे शोभित से मुलाकात का वक्त करीब आ रहा था, उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। वो सोच रही थी कि कैसे सामना कर पाएगी वो शोभित की मासूम आंखों का जब अमृत उससे कहेगा, यह है तुम्हारी नई मां। रायवाला स्टेशन आने वाला था। ट्रेन की रफ्तार कम हो गई थी और करीब आते प्लेटफॉर्म पर होने वाले अनाउंसमेंट की आवाज धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ट्रेन रुकी तो फिर वही मंजर था। भीड़, शोर, आपाधापी। एक आवाज गूंजी तो श्रेया ने चौंक कर देखा। आवाज अमृत की थी। स्टेशन पर हो रहे शोर से उसकी आंख खुल गई थी। नहीं तो कुछ नहीं चाहिए, श्रेया ने कहा तो अमृत वापस सीट पर पीछे खिसक गया और सोने की कोशिश करने लगा। कितनी अजीब बात है ना, सारे प्लेटफॉर्म एक जैसे होते हैं लेकिन फिर भी कितने अलग होते हैं। देखो तो एक जैसा शोर, एक जैसी भीड़, एक जैसी ट्रेनें, लेकिन फिर भी एक दूसरे से हर मायने में कितने अलग होते हैं। अमृत और श्रेया का पहला पति क्षितिज भी कितने अलग थे। श्रेया को याद आ रहा था वो सफर जब शादी के बाद पहली बार वो लोग मुंबई घूमने गए थे। कितना लंबा सफर था, लेकिन मजाल है कि क्षितिज जरा देर भी खामोश रहा हो। कितनी बातें थी उसके पास, कितने किस्से, कितने जोक्स। श्रेया के जहन में क्षितिज की याद किसी खुशबू की तरह महक रही थी। मुंबई जाने के दौरान वो हर स्टेशन पर उतरता था। जितनी देर ट्रेन स्टेशन पर रुकती, वो स्टेशन पर लगी दुकानों से कुछ न कुछ लेके आ जाता। कभी फल, कभी चॉकलेट्स, कभी केक और कभी पता नहीं क्या क्या। बातें तो खत्म ही नहीं होती थी उसकी। वो याद कर रही थी कि रात के वक्त उसने लूडो खेलने की जिद की थी। वो नींद में थी, लेकिन क्षितिज कहाँ मानने वाला था। जब वो चादर ओढ़कर सो गई तो क्षितिज उसके पैर के पास जाकर उसकी चादर को धीरे धीरे नीचे खींचने लगा। आखिरकार हार मानकर वो उठ बैठी और बोली, लाओ लूडो। क्षितिज ने खुश होकर लूडो निकाला तो श्रेया ने लूडो उसके हाथ से लिया और उसके 2 टुकड़े करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। आसपास बैठे मुसाफिर कितना हंसे थे इस बात पर। उनकी शरारतें, उनकी बचकानी लड़ाइयां, उनकी जिद, सब कुछ कितनी खूबसूरत थी। लेकिन वो सब कुछ गुजर चुका था और उसकी उंगलियों के निशान की तरह एक खालीपन छोड़ गया था। अब उसके सामने अमृत था जो आंखें बंद किए हुए सोने की कोशिश कर रहा था। कहाँ जाओगे बेटा? श्रेया से उसके ठीक बगल में बैठी नीली साड़ी पहने एक महिला ने यूं ही पूछा तो वो हड़बड़ा सी गई। अब वो देहरादून जा रहे हैं, उसने बताया। ओह अच्छा, मैं तो अगले स्टेशन पे उतर जाऊंगी, डोईवाला पे। मंदिर है ना वहाँ माता का, हम लोग हर साल जाते हैं। तुम गई हो कभी? उसने कहा तो सामने बैठे अमृत ने आंखें खोली और उसको देखा। श्रेया ने जवाब दिया, नहीं मैं तो नहीं गई कभी, लेकिन अगली बार आऊंगी तो जरूर जाऊंगी। श्रेया को लगा कि बात यहाँ खत्म हो जाएगी, लेकिन बनारसी साड़ी वाली उस अधेड़ महिला ने फिर पूछा, तो देहरादून में कहाँ, कोई रिश्तेदार है क्या? श्रेया को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। अमृत की नजर अब उस पर थी। श्रेया ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, बोर्डिंग स्कूल है ना वहाँ, तो वहीं मिलना है बेटे से। बेटा बोलते बोलते उसकी जबान कांप गई थी। अमृत की नजर अब भी उस पर थी। इस एहसास से वो अंदर तक कांप गई थी कि जिसको बेटा कहने में इतनी हिचकिचाहट हो रही है, उसे
दिल से बेटा मानना कितना मुश्किल होगा। जिंदगी में हम जो चाहें हमें वो ना मिलने की एक वजह यह भी है कि अक्सर हमें जो मिल जाता है हम वो चाहते नहीं। श्रेया और अमृत का ये रिश्ता भी ऐसी ही एक अनचाही ख्वाहिश का नतीजा था। श्रेया ने देखा कि उस महिला से बातचीत के दौरान शोभित को बेटा कहने पर अमृत काफी देर तक श्रेया को देखता रहा था, जैसे वो किसी पशुपेश में हो। डोई वाला गुजर चुका था और वो महिला श्रेया को दुआएं देकर ट्रेन से उतर चुकी थी। अगला स्टेशन देहरादून था। अब ज्यादा वक्त नहीं बाकी था उस मुश्किल लम्हे में जहां श्रेया को शोभित की नजरों का सामना करना था। और उससे भी मुश्किल ये बात थी कि वापसी के सफर में शोभित को साथ आना था, क्योंकि उसकी छुट्टियां शुरू हो रही थीं। तय ये हुआ था कि श्रेया और अमृत देहरादून जाएंगे, वहां शोभित से मिलेंगे और फिर थोड़ा वक्त साथ बिताएंगे। शायद मसूरी वगैरह घूमने का भी प्लान था और फिर वहां से तीनों की गाजियाबाद वापसी थी। सामान देख लो, आधे पौने घंटे में देहरादून पहुंच जाएंगे। अमृत की आवाज गूंजी तो श्रेया अपने जहन में चल रहे संघर्ष से बाहर आई। हाँ ठीक है, उसने जवाब में कहा और बाहर देखने लगी। श्रेया दूसरी बार देहरादून आ रही थी। पहली बार वो तब आई थी जब क्षितिज के एक दोस्त की शादी थी। हालांकि उस बार वो लोग कार से गए थे। कुछ कुछ पहाड़ जो ट्रेन की खिड़की से वो देख रही थी उसे एक ऐसी दास्तां सुना रहे थे जो उसे सुनी सुनी सी लग रही थी। दूर दिखते पहाड़ों के वो गोल घूमते हुए रास्ते जाने पहचाने लग रहे थे। उसे ये एहसास हो रहा था कि जैसे वो उस गुजर चुके वक्त के हिस्से को फिर से छू पा रही है। उसके चेहरे पर खुशी चमक रही थी। वो बताना चाहती थी सामने बैठे अमृत को कि इसी रास्ते से एक बार वो और क्षितिज देहरादून गए थे, लेकिन नहीं, उसने संभाला खुद को। अमृत क्षितिज की बात नहीं सुन पाएगा। वो सोचने लगी, कोई मर्द अपनी पत्नी के पिछले शौहर के बारे में क्यों सुनेगा? कोई बात, कोई निशानी, कोई जिक्र उसको क्यों पसंद आएगा? यही सोचकर तो उसने बीती रात अपनी उंगली से वो 6 साल पुरानी अंगूठी उतार दी थी, क्योंकि वो जान गई थी कि अमृत को जब से पता लगा था कि ये अंगूठी क्षितिज ने पहनाई थी, वो अक्सर उस अंगूठी को गौर से देखा करता था। श्रेया जानती थी कि उसको उसका वो अंगूठी पहनना शायद कहीं अखर रहा है, इसलिए उसने आने से बहुत पहले भारी मन से वो अंगूठी उतार कर अलमारी में रख दी थी। 6 साल से पहनी हुई अंगूठी के उतर जाने से उंगली पर अंगूठी का निशान अब तक बना था। उसे जाने में अभी थोड़ा वक्त तो लगना ही था। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1901 देहरादून एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 7 पर खड़ी है। धन्यवाद। श्रेया और अमृत ट्रेन से उतरे और स्टेशन से बाहर आने वाले रास्ते पर चलने लगे। अमृत ने चॉकलेट्स और सॉफ्ट टॉयज वाला बैग भी बाकी दूसरे बैग के साथ खुद पकड़ा हुआ था। रेलवे स्टेशन के पास बने एक होटल में वो कुछ घंटे रुककर फ्रेश होने के बाद अमृत शोभित के बोर्डिंग स्कूल जाने की तैयारी करने लगा। श्रेया उस वक्त लेटी थी। इतने लंबे सफर के बाद उसका मन थोड़ा आराम करने का था, लेकिन काश वो अमृत से ये बात कह सकती। अमृत को तैयार होता देख वो भी उठ गई और तैयारी करने लगी। हालांकि उसका मन तमाम तरह की आशंकाओं और संभावनाओं से घिरा हुआ था। वो एक जुमला बार बार उसके जहन में घूम रहा था कि कैसे अमृत अपने बेटे शोभित से कहेगा, बेटा इनसे मिलो, यह तुम्हारी नई माँ। तकरीबन 1 घंटे के बाद श्रेया और अमृत एक पीली हरी धारियों वाली इमारत के एक कमरे में मौजूद थे। वो उस बोर्डिंग स्कूल का वेटिंग रूम था। उस कमरे की छत बहुत ऊंची थी। श्रेया बार बार उस छत को देखती और फिर सामने लगी बड़ी सी घड़ी को, जिसकी घूमती हुई सुई की हर आहट पर शोभित के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। लो वो आ गया। हेलो, अचानक अमृत ने फुर्ती से कहा। उसकी आंखों की चमक अचानक बढ़ गई थी। श्रेया ने देखा तो सामने से एक घुंघराले बाल वाला बच्चा चला आ रहा था। वो देखने में इतना प्यारा था कि किसी को भी उस पर प्यार आ जाए, लेकिन उसकी चाल सुस्त थी और चेहरे पर कंफ्यूजन था। वो श्रेया पर नजरें गड़ाए हुए था। श्रेया के चेहरे पर यूं तो घबराहट थी, लेकिन वो चेहरे पर नकली मुस्कुराहट ओढ़े थी। शोभित बेटा, हाउ आर यू?
वो करीब आया तो अमृत ने उसके बाल बिगाड़ते हुए पूछा। उसने जवाब में कहा, आई एम फाइन। और फिर उसकी नज़र श्रेया पर गई और इससे पहले कि वो कुछ पूछता, अमृत ने कहा, इनसे मिलो, यह है मेरी वाइफ श्रेया। श्रेया हैरान रह गई। अमृत ने शोभित से वो नहीं कहा था जो वो सोच रही थी। उसे लगा था कि अमृत कहेगा कि ये तुम्हारी नई माँ है, लेकिन उसने तो खैर, श्रेया ने इस बात को नजरअंदाज करते हुए शोभित की तरफ मुस्कुरा कर देखा, लेकिन शोभित के चेहरे पर न मुस्कुराहट थी न कोई खुशी। शायद पापा की नई पत्नी से मिलकर उसे खुशी नहीं हुई थी। दोस्तों, ये था इस कहानी का दूसरा हिस्सा, थोड़े से अजनबी पार्ट 2। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। शोभित को नई मां से मिलकर अच्छा नहीं लगा। क्या ये नापसंदगी श्रेया के लिए मुश्किल वक्त का इम्तिहान साबित होगी? ये जानने के लिए सुनिएगा कहानी का तीसरा हिस्सा, मेरी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी थोड़े से अजनबी पार्ट 3।